तालिबान अमेरिका वॉर सीरीज की अपनी पिछली 2 वीडियोस में जैसा कि हम जान चुके हैं कि अमेरिका के हमले के सिर्फ 2 से 3 महीने के बाद ही तालिबानी हुकूमत पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी थी और अफगानिस्तान की ज़मीन से मानो तालिबान का नामो निशान मिट गया था। मगर सेकंड पार्ट में जैसा कि हमने जाना कि 9 से 10 महीने के बाद ही अफगानिस्तान का जो साउथ का इलाका था वहाँ पर ऐसे लोगों ने कि जो किसी दौर में तालिबान के अंदर छोटे लेवल पर या मिड लेवल पर कमांडर्स रह चुके थे, उन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए थे। ये छोटे छोटे ग्रुप के जो छोटे लेवल पर ही सही मगर अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर एक गुरिल्ला वॉर का आगाज कर चुके थे। इनको अफगानिस्तान के अंदर महाज कहा जाता था। अब क्योंकि हमने ये भी जान लिया है कि इन सारे महाज से जो तालिबान की मेन मतलब बड़ी लीडरशिप थी उसका कोई भी लेना देना नहीं था, बल्कि वो तो इन महाज के कांटेक्ट में भी नहीं थे। तो इसीलिए जिस वक्त अफगानिस्तान के साउथ के गांव देहात के खुफिया इलाकों में ये सब कुछ चल रहा था, ये गुरिल्ला वॉर चल रही थी, उसी दौर में ही तालिबान का एक बड़ा कमांडर या आप ये भी कह सकते हैं कि उस दौर का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक कमांडर कि जिसके जिस्म में अपनी एक टांग भी मौजूद नहीं थी, मतलब वो अपने एक पैर से पूरी तरीके से किसी दौर में महरूम हो चुका था। वो खुफिया तौर पर बार बार अफगानिस्तान से पाकिस्तान के कराची से कभी कोयटा, तो कोयटा से फिर से अफगानिस्तान के चक्कर लगा रहा था। और ये सारे चक्कर इसीलिए लगाए जा रहे थे क्योंकि इस बड़े कमांडर के दिमाग में अब एक ऐसा मंसूबा चल रहा था कि जो मंसूबा बहुत जल्द ही तालिबान और अमेरिका की इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। इस कमांडर का नाम था मुल्ला दादुल्ला और इस इंसान के दिमाग में जो मंसूबा चल रहा था उसी मंसूबे को ही आज के दौर में दुनिया रहबरी शूरा या फिर कोयटा शूरा के नाम से जानती है। ये कोयटा शूरा या रहबरी शूरा क्या थी ये तो जानेंगे ही, मगर उससे पहले जरा इन कमांडर मतलब के मुल्ला दादुल्ला पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, मुल्ला दादुल्ला की गिनती तालिबान के उन मोस्ट सीनियर्स कमांडर्स में हुआ करती थी कि जिन्होंने सोवियत के दौर में भी जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। बल्कि सोवियत संघ मतलब के यूएसएसआर के खिलाफ एक जंग में ही एक बार मुल्ला दादुल्ला की एक टांग पूरी तरीके से जख्मी हुई थी, इतनी बुरी तरीके से कि इलाज के दौरान इस टांग को ही काटना पड़ गया था, जिसकी वजह से मुल्ला दादुल्ला ने बाद में अपनी इस कटी हुई टांग की जगह पर एक आर्टिफिशियल या आप कह सकते हैं कि नकली टांग लगवा ली थी, जो काफी हद तक दादुल्ला को चलने में मदद दिया करती थी। अब जब 2002 के मिड में बहुत सारे कमांडर्स ने अपने छोटी छोटी टुकड़ियां मतलब महाज बनाकर अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला जंग शुरू की, तो उन महाज बनाने वाले कमांडर्स में से एक कमांडर का नाम मुल्ला दादुल्ला भी था। मुल्ला दादुल्ला ने अपना एक महाज बनाया था और इस महाज के जितने भी फाइटर्स थे, जितने भी लोग थे, उनको अमेरिका और उसकी कठपुतली गवर्नमेंट के जितने भी मोर्चे होते थे उन पर हमला करने के लिए भेजना शुरू कर दिया था। अब वैसे तो आप लोग अगर मुल्ला दादुल्ला के बारे में कहीं भी सर्च करेंगे या किताबों में ढूंढेंगे तो हर जगह मुल्ला दादुल्ला के बारे में यही लिखा हुआ होगा कि अपनी मौत तक मुल्ला दादुल्ला को तालिबान के सबसे बड़े कमांडर के तौर पर देखा जाता था। मगर हैरानी की बात यह है कि बाकी दुनिया को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि खुद तालिबान के अंदर भी मुल्ला दादुल्ला को लेकर लोगों की राय बटी हुई नजर आती है। मतलब आधे लोग तो ऐसे हैं कि जो मुल्ला दादुल्ला को अपनाते हैं, जबकि आधे ऐसे हैं कि वो उस दौर में भी और आज के दौर में भी अपनाने की बजाय मुल्ला दादुल्ला से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि मुल्ला दादुल्ला का जंग करने का वो तरीका था कि जिसको हद से ज्यादा सख्त, खतरनाक और जालिमाना समझा जाता था। खुद का रवैया भी इतना ज्यादा सख्त और गुस्से वाला था कि दादुल्ला के अपने फाइटर्स भी अक्सर डरे रहते थे और सहमे रहते थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जबकि दुश्मनों के लिहाज से भी देखा जाए तो दादुल्ला की तरफ से बाकायदा खुदकुश हमलावर तैयार किए जाते थे, मतलब ऐसे लोग कि जो अपने आप फट जाते थे और फिर उनका वीडियो बनाकर जारी किया जाता था। ये ISIS और अलकायदा जैसे बहुत सारे ग्रुप की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला वो बदनाम तरीका है जो जाहिर है अपनी एक अलग पहचान रखने वाले तालिबान में तो नहीं पाया जाता था। मतलब तालिबान के अंदर ये तरीके मुल्ला दादुल्ला के द्वारा ही इस्तेमाल किए जा रहे थे। मुल्ला दादुल्ला की तरफ से अफगान गवर्नमेंट में काम करने वाले जो सरकारी लोग होते थे उनके कत्ल की वीडियोस भी पब्लिश की जाती थी। और ये सारी ही चीजें न सिर्फ ग्लोबली बल्कि खुद अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबान की इमेज को हद से ज्यादा खराब कर रही थी, बल्कि आसपास के जो आम लोग थे उनमें तालिबान को लेकर इसी वजह से एक डर का माहौल भी पैदा हो जाता था। तो अब किस्सा मुख्तसर ये है कि तालिबान का यही वो कमांडर था कि जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया कि वो 2002 और 3 के दौर में लगातार खुफिया तौर पर अफगानिस्तान से कभी पाकिस्तान के कोयटा शहर, तो कभी कराची शहर, तो कभी वापस अफगानिस्तान के चक्कर लगा रहा था। मुल्ला दादुल्ला की तरफ से कभी तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जैसे तालिबान के सीनियर लीडर से मुलाकातें की जाती, तो कभी इनसे अलग अलग तरीके से कांटेक्ट किया जाता। और इन तमाम चीज़ों का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरीके से कोई एक ऐसी बॉडी या
सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बना ली जाए कि जो पूरे अफगानिस्तान में फैले हुए तमाम तालिबान को एक झंडे के नीचे जमा कर दे। ये तमाम महाज मतलब कि ये जितने भी छोटे बड़े ग्रुप के जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये सभी एक ही लीडरशिप के अंडर में आ जाएं और फिर वहीं से ही इन तमाम लोगों के लिए फंडिंग का इंतजाम किया जाए, हथियारों का इंतजाम किया जाए और उसी लीडरशिप के अंडर में ही प्लानिंग के तहत सारे के सारे लोग एक साथ अमेरिका और उसके जो सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर धावा बोलें, क्योंकि इन लोगों के मुताबिक यही एक तरीका है कि जिसके बलबूते पर अमेरिका या नाटो का मुकाबला किया जा सकता है, वरना इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में चाहे कितनी भी मुद्दत तक जंग कर ली जाए कुछ भी नहीं हो सकता था। और साथियों, वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि मुल्ला दादुल्ला और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अपने इस मकसद में कामयाब हो भी गए, क्योंकि इन दोनों ने कुछ और भी सीनियर तालिबानी लीडर्स के साथ मिलकर आखिरकार एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी कि जिसने 2021 मतलब इस जंग के आखिरी दम तक बड़ा किरदार अदा किया था। इसको रहबरी शूरा का नाम दिया गया था। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग इसको क्वेटा शूरा के नाम से भी जानते होंगे। उसकी मेन वजह यही है कि उस दौर में तालिबान के ज्यादातर लीडर्स खुफिया तौर पर पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पनाह लिए हुए थे और इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस बॉडी को वहीं पर ही बनाया गया था, तो इसीलिए मीडिया ने इसको क्वेटा शूरा का भी नाम दे दिया था। तालिबानी लीडर्स की तरफ से 2003 में ऑफिशियली इसके एस्टेब्लिश होने का ऐलान किया गया और फिर कुछ महीनों के बाद देखा गया कि तालिबान के जो फाउंडर और अभी तक के सबसे बड़े लीडर समझे जाते हैं मतलब कि मुल्ला उमर, उन्होंने भी इस बॉडी को ग्रीन लाइट दे दी थी। मतलब उनकी तरफ से भी ये मैसेज आ गया था कि अब से जिसको भी तालिबान से कांटेक्ट करना है, कोई बात करना है, तो वो इसी बॉडी से कांटेक्ट करे, क्योंकि यही इकलौती बॉडी ही अब से असली तालिबान है। अब जैसा कि दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट की कैबिनेट के अंदर अलग अलग तरह की पोजीशंस होती हैं, ओहदे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस शूरा के अंदर भी अलग अलग ओहदे थे। मिसाल के तौर पर एक ओहदा मिलिट्री कमीशन का बनाया गया था और ये जिम्मेदारी दी गई थी खुद मुल्ला दादुल्ला को। तो आप आसान शब्दों में कह सकते हैं कि तालिबान ने अपना मिलिट्री चीफ इन्हीं मुल्ला दादुल्ला को बनाया था। तमाम पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक मामलात को देखने की जिम्मेदारी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को दी गई थी, जबकि बाहरी दुनिया से बातचीत करने की, उनसे कॉन्टेक्ट बनाने की, वहाँ से फंडिंग वगैरह को अरेंज करने की जिम्मेदारी दी गई थी अमीर खान मुत्तकी को। हाँ, वही अमीर खान मुत्तकी के जो आज के दौर में भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब ये जो तालिबानी बॉडी थी मतलब कि रहबरी शूरा, ये वैसे तो मिलिट्री ऑपरेशंस भी किया करती थी, लेकिन फिर भी इसका जो मेन फोकस था वो पॉलिटिकल चीजों पर ज्यादा था। अगर बात सिर्फ मिलिट्री के लिहाज से कर ली जाए तो रहबरी शूरा नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक उस दौर में अफगानिस्तान के अंदर एक दूसरा ग्रुप हुआ करता था। एक ऐसा ग्रुप कि जिसके बारे में कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में अमेरिका के ऊपर जितने भी हमले होते थे वो ज्यादातर इसी की तरफ से होते थे। बल्कि हिस्टोरिकली तो ये बात भी कही जाती है कि इन 20-21 सालों के अंदर अमेरिका के खिलाफ जो मिलिट्री के लिहाज से जंग लड़ी है वो मेनली इसी ग्रुप ने लड़ी है। यही वो ग्रुप था कि जिसको लेकर अमेरिका या नाटो की आर्मी में डर बना रहता था। अमेरिका और नाटो देशों की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनमें हमेशा इसी ग्रुप को लेकर डिस्कशन होता था। इन लोगों की वक्त वक्त पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी उनके अंदर भी इस रहबरी शूरा की बजाय इसी ग्रुप का नाम सुनाई देता था। ये ग्रुप दोस्तों कोई और नहीं बल्कि वही था कि जिसको आज दुनिया में हक्कानी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। आखिर ये हक्कानी नेटवर्क था क्या और पूरे 20-21 साल तक अमेरिका की नाक में सबसे ज्यादा दम करने वाले इस खतरनाक ग्रुप की असली कहानी क्या है? साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर दुनिया के वो कौन से देश थे कि जिन्होंने उस दौर में अपनी खुफिया एजेंसीज के जरिए से उस शुरुआती दौर में अमेरिका के खिलाफ तालिबान की पैसे के जरिए से मदद करनी शुरू की थी। इन सारी ही चीजों के बारे में जानेंगे, मगर आज नहीं बल्कि इस सीरीज के अगले पार्ट में। तो इसीलिए अब आप लोग कुछ करिए या ना करिए, लेकिन नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबाइए और साथ ही में मौजूद जो बेल आइकन मतलब कि घंटी का बटन है उसको भी जरूर क्लिक करें, ताकि जैसे ही इस सीरीज का अगला पार्ट आए तो आप लोग उसको मिस ना कर सकें। बाकी ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।